कोई नया एकेडमिक सब्जेक्ट आखिर बनता कैसे है? देखिए, ये कोई रोज-रोज होने वाली बात तो है नहीं। आज हम समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा विज्ञान जिसका जन्म हुआ था बहुत बड़ी उथल-पुथल और क्रांति के बीच। और ये समझने के लिए कि समाज को पढ़ने की जरूरत आखिर महसूस ही क्यों हुई, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी दिलचस्प पहेली से। एक मशहूर सोशियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट बियरस्टेड। उन्होंने कहा था, समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है, लेकिन इसका अतीत काफी प्राचीन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि इतिहास तो नया है लेकिन अतीत पुराना है। तो आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, कोई सब्जेक्ट नया कैसे हो सकता है जब उसका पास्ट, उसका अतीत बहुत पुराना हो? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब समाजशास्त्र जैसा कोई शब्द था ही नहीं। तो बियरस्टेड की बात के पहले हिस्से पर आते हैं, प्राचीन अतीत। हम उस वक्त को देखेंगे जब समाज के बारे में सोचना समझना तो शुरू हो गया था, लेकिन उसे कोई फॉर्मल नाम नहीं मिला था। देखिए, समाज के बारे में सोचना कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो एंशिएंट ग्रीस तक जाती हैं। प्लेटो जैसे थिंकर्स ने अपनी मशहूर किताब द रिपब्लिक में शहरों और समुदायों को समझने की कोशिश की, और फिर उनके स्टूडेंट अरस्तु ने तो हमें वो मशहूर लाइन दी जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक तरह से ये लोग समाज के काम करने के तरीके के बारे में बुनियादी सवाल पूछकर समाजशास्त्र की नींव रख रहे थे। लेकिन सदियों तक समाज को समझने के ज्यादातर तरीके धर्म से जुड़े हुए थे। जो अगला बड़ा कदम आया, वो सोच के एक नए तरीके के साथ आया और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया वो ये था कि अब सामाजिक घटनाओं को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा था। अब लोग लॉजिक और वजह ढूंढ रहे थे। थॉमस अक्विनास और दांते जैसे विचारकों ने समाज को समझने के लिए तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था जिसने आगे चलकर पुनर्जागरण यानी रेनेसांस और वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। तो इंटेलेक्चुअल जमीन तो तैयार हो ही रही थी, लेकिन जिन घटनाओं ने समाजशास्त्र को जन्म देने पर मजबूर कर दिया, वो थीं दो बहुत बड़ी, दुनिया को हिला देने वाली क्रांतियां। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। उस दौर की उथल-पुथल को ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। राजशाही खत्म हो गई, पुराना सामंती सिस्टम खत्म हो गया और उनकी जगह स्वतंत्रता और समानता के नए आइडियाज आए। लेकिन इसके साथ ही समाज में एक तरह की अराजकता भी फैल गई। दूसरी तरफ थी औद्योगिक क्रांति, जो समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल रही थी। लोग खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों में जा रहे थे और इससे पूंजीपति और मजदूर जैसे नए सोशल क्लास बन रहे थे। औद्योगिक क्रांति का मतलब सिर्फ नई मशीनें नहीं था, इसने समाज में बहुत सी नई और गंभीर समस्याएं भी पैदा की। सोचकर देखिए, गांव से भारी संख्या में लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, जिससे भीड़-भाड़ वाली झुग्गियां बन रही थीं। बाल मजदूरी, गरीबी और नए सोशल क्लासेस के बीच टकराव बढ़ रहा था। मतलब दुनिया ने इस लेवल पर ऐसी प्रॉब्लम्स पहले कभी नहीं देखी थीं। तो पूरे समाज में एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी। अब सवाल ये था कि इस नई, इतनी कॉम्प्लेक्स और बिखरी हुई दुनिया को कोई समझे तो समझे कैसे? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। दुनिया को समझने के जो पुराने तरीके थे, जैसे फिलॉसफी या धर्म, वो अब इन नई समस्याओं को समझने के लिए काफी नहीं थे। पूरा का पूरा पुराना सोशल ऑर्डर टूट चुका था। उस वक्त के विचारकों ने महसूस किया कि इन नई प्रॉब्लम्स को स्टडी करने और उनका हल खोजने के लिए एक सिस्टमैटिक साइंस की फौरन जरूरत है। तो एक नए साइंस की इसी जरूरत ने कुछ बड़े विचारकों को आगे आने के लिए मजबूर किया, और उनका सबसे पहला चैलेंज था इसे एक नाम देना। इसे नाम देने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले सेंट साइमन ने सोशल बायोलॉजी का आइडिया दिया। फिर उनके स्टूडेंट ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे शुरू में सोशल फिजिक्स कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये विषय भी नेचुरल साइंसेस की तरह ही ठोस हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोई और स्कॉलर ये शब्द पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने 1838 में एक नया शब्द बनाया, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। और बस इस तरह एक नए सब्जेक्ट का ऑफिशियली जन्म हुआ। लेकिन सिर्फ एक नाम रख देने से तो काम नहीं चलता। किसी भी सब्जेक्ट को जिंदा रहने के लिए उसे एकेडमिक दुनिया में, यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनानी पड़ती है। और ये काम भी बड़ी तेजी से हुआ। जरा सोचिए, 1876 में
अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पहला सोशियोलॉजी कोर्स पढ़ाया गया। सिर्फ 16 साल बाद 1892 में शिकागो यूनिवर्सिटी में इसका पहला पूरा डिपार्टमेंट खुल गया। फिर 1895 में यूरोप में भी फ्रांस की बोर्डो यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट खोला और उसी साल बहुत ही अहम अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी भी छपना शुरू हो गया, जिसने सोशियोलॉजिस्ट्स को अपनी रिसर्च शेयर करने और इस फील्ड को और आगे बढ़ाने का एक ज़रूरी मंच दिया। मतलब सिर्फ 20 साल के अंदर ही समाजशास्त्र एक आइडिया से निकलकर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक स्थापित एकेडमिक सब्जेक्ट बन गया। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को नाम दिया, लेकिन एक और फ्रांसीसी विचारक एमील दुर्खीम ने इसे इसका वैज्ञानिक मिशन दिया। उनका कहना था कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए। सोशल फैक्ट्स क्या हैं? ये समाज में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वो तरीके हैं, जैसे हमारे कानून, हमारी नैतिकता, हमारे रीति रिवाज, जो हम पर एक बाहरी दबाव डालते हैं। इस आइडिया ने समाजशास्त्र को साइकोलॉजी और फिलॉसफी से अलग अपनी एक खास पहचान दी। तो हमने देखा कि कैसे दो क्रांतियों से पैदा हुई उथल-पुथल से समाजशास्त्र का जन्म हुआ, ताकि समाज में हो रहे बड़े बदलावों को समझा जा सके। ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिन प्रॉब्लम्स की वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, जैसे शहरीकरण, सामाजिक असमानता और टेक्नोलॉजी के कारण तेजी से होता बदलाव, क्या वो आज की हमारी दुनिया की चुनौतियों से बहुत अलग है? शायद नहीं। और इसीलिए समाज को समझने की ज़रूरत आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त थी।